नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे स्वनिम विज्ञान की उपयोगिता। भाषा विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो स्वनिम शब्द है ये किससे बना है? स्वन धातु से व्युत्पन्न है। इसका अर्थ क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना। और हिंदी में इसके लिए ध्वनिग्राम विज्ञान, स्वनग्राम की विज्ञान, ध्वनि मात्रा विज्ञान, ध्वनि तत्व विज्ञान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये है नहीं, जाता रहा है। वर्तमान में ध्वनि के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्वन का प्रयोग होने लगा है। यानी ये जो नाम है ये इनका प्रयोग हुआ है, इनका इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब अगर हम देखें तो ध्वनि के लिए या ध्वनि विज्ञान के लिए यहाँ पर स्वन विज्ञान या स्वन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ये जानेंगे, ये परिचय है स्वनिम का, कि स्वनिम स्वन धातु से बना है। इसका अर्थ क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना। जो स्वन है जिनका हम उच्चारण करते हैं तो उससे क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसी के लिए ये इनको नाम दिए गए हैं, जैसे ध्वनि ग्राम विज्ञान, स्वन ग्राम विज्ञान, ध्वनि मात्रा विज्ञान, ध्वनि तत्व विज्ञान। इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता रहा है। लेकिन वर्तमान में आप ये ध्यान में रखें कि ध्वनि के लिए स्वन का प्रयोग होने लगा है। अब अगर यहाँ पर परिभाषा की बात करें, क्योंकि परिभाषा से ही किसी तथ्य का या किसी विचार का जो पूर्णतः है वो स्पष्टता सिद्ध होती है। तो यहाँ पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की अगर परिभाषा की बात करें, ये क्या कहते हैं? स्वनिम विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी भाषा में प्रयुक्त स्वनिमों तथा उससे संबंधित पूरी व्यवस्था पर विचार करते हैं। यानी ये किसी भी भाषा की पूर्ण जो व्यवस्था है वो स्वनिमों पर आधारित है और इस पर विस्तार से विचार किया जाता है। किसमें? स्वनिमों में। इसके साथ साथ महर्षि कपिल क्या कहते हैं कि स्वनिम किसी भाषा विशेष से संबंधित लघुतम सार्थक ध्वनि है। देखिए, लघुतम यानी सबसे छोटी लेकिन अर्थ सहित ध्वनि क्या है? स्वनिम है, जो समान ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करती है। अन्य ध्वनियों से भिन्न होने के कारण इसे भेदक ध्वनि भी कहा जाता है, क्योंकि जो सभी स्वन हैं वो अपने आप में भिन्न हैं, अलग है। यही कारण है कि इसे क्या कहा जाता है? भेदक ध्वनि भी इसको कहा जाता है। किसकी परिभाषा है? महर्षि कपिल की परिभाषा है। यहाँ पर पाश्चात्य विचारक ब्लूमफील्ड और ग्लीसन की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। ब्लूमफील्ड क्या कहते हैं कि ध्वनि तत्वों की न्यूनतम इकाई को हम क्या कहेंगे? स्वनिम। तो ये किसके विचार हैं? ब्लूमफील्ड के। वही कि ध्वनि की सबसे छोटी और सार्थक इकाई क्या है? स्वनिम है। ग्लीसन भी यही कहते हैं। ये क्या कहते हैं? स्वनिम ध्वनियों का एक ऐसा समूह है जो कि ध्वन्यात्मक दृष्टि से समान होता है। यानी उनका जब उच्चारण किया जाता है या उनकी ध्वन्यात्मकता देखी जाती है तो वो समान होती है, तथा किसी भाषा में वितरण का एक निश्चित ढांचा होता है। और जब उन स्वनिमों को भाषा में डाला जाता है या उन भाषा में प्रयोग किया जाता है तो वो एक निश्चित ढांचे पर आधारित होती हैं। तो ये ग्लीसन की परिभाषा है यहाँ पर। इसके बाद डॉक्टर नरेश मिश्र क्या कहते हैं कि स्वनिम उचित भाषा की ऐसी लघुतम इकाई है जिससे दो ध्वनियों का अंतर स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि दो ध्वनियाँ समान नहीं होती। इसका अंतर भी हमें किससे पता चलता है? स्वनिम से ही पता चलता है। तो ये विचारकों की परिभाषा है। कुछ यहाँ पर भारतीय विचारक हैं और कुछ यहाँ पर पाश्चात्य विचारक हैं जिन्होंने अपने हिसाब से या अपने तरीके से स्वनिम को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं स्वनिम विज्ञान की उपयोगिता, यानी हमारे जीवन में या भाषा के क्षेत्र में स्वनिम विज्ञान की क्या उपयोगिता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर बना सकते हैं कि ये भाषा सीखने में सहायक है। हम किसी भी भाषा का जब शिक्षण प्रदान करते हैं तो स्वनिम के माध्यम से ही हम भाषा को सीख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम स्वनिम विज्ञान को जानें, जिससे कि भाषा पर हमारी पकड़ बन सके। और ये विज्ञान केवल प्रचलित वर्णमाला की ओर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि मूल ध्वनियों का भी हम इससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बात क्या है कि स्वनिम विज्ञान की सहायता से ही भाषा विशेष की ध्वनियों की उनकी मूल संख्या क्या है ये हम जानते हैं, जो कि सीमित कर दी जाती है। और सीमित संख्या के कारण हम उन स्वनों के माध्यम से भाषा को आसानी से सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। तो इसीलिए स्वनिम हमारे लिए उपयोगी है। किसी भी भाषा को बारीकी से जानने के लिए, सीखने के लिए
स्वनों की जो निश्चित संख्या है वो हमारी सहायता करती है, तो ये भाषा शिक्षण में भी सहायक है या उपयोगी है। दूसरा जो हम पॉइंट यहाँ पर बना सकते हैं, संसार की विभिन्न भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए सहायक। देखिए, हमारे जो संसार में भाषाएं हैं वो बहुत सारी है, लेकिन स्वनिम विज्ञान से हमें ये पता चलता है कि संसार की भाषाएं किस प्रकार से वर्ण व्यवस्था उनकी बनी हुई है, या किस प्रकार से उनमें स्वनिमों की जो व्यवस्था की गई है, जिससे भाषा को हम आसानी से जान सकते हैं और उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। संसार की सभी भाषाओं में कम से कम 15 और अधिक से अधिक 60 स्वनिम है, यानी 15 से लेकर 60 तक स्वनिमों की संख्या है। संसार की सभी भाषाओं के स्वनिम इसी संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। और स्वनिम विज्ञान की सहायता से ये निर्धारित होता है कि भाषा में जो औसतन 30 स्वनिम होते हैं। ये किससे पता चलता है? जो स्वनिम विज्ञान है वही हमें बताती है कि औसतन 30 स्वनिम होते हैं, और इन स्वनिमों का ज्ञान होने के बाद ही हम किसी भी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से भी अगर हम देखें तो अलग अलग भाषाओं के स्वनिमों को जानकर समझकर हम उनका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर हम पॉइंट बना सकते हैं, भाषा के अनावश्यक विस्तार को रोकने में उपयोगी। देखिए, अगर भाषा पर कोई इसकी विस्तार को रोकने की कोई अगर नियम नहीं होंगे, तो भाषा में नित्य नए शब्दों का या नित्य नए वर्णों का समावेश हम अपने हिसाब से या अपने तरीके से करते चले जाएंगे, जिससे कि भाषा हमारे लिए कठिन से कठिनतर हो जाएगी। लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा जो स्वनिम विज्ञान है, भाषा वैज्ञानिकों ने जो स्वनिम विज्ञान का निर्माण किया है, ये उस अनावश्यक विस्तार पर रोक लगाती है। इससे, जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो री नामक जो स्वनिम है ये पूर्णतः अब अनुपयोगी हो चुका है। जो हम री का प्रयोग करते थे ये अब बंद हो चुका है। इसके जगह, क्योंकि हम इसका उच्चारण क्या करते हैं, री, तो इसी के समान अन्य शब्द का यहाँ पर प्रयोग होने लगा है। यानी री को हमने बदल कर इसका हम प्रयोग जब कर रहे हैं तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये किसको रोक रहा है? अनावश्यक विस्तार को। तो यहाँ पर जिन स्वनों का या जिन स्वनिमों का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और हमारे लिए उपयोगी है, बोलने में आसान है, उन स्वनिमों को हम अपना लेते हैं, और जो स्वनिम हमें मुश्किल लगते हैं, भाषा को कठिन बनाते हैं, उन स्वनिमों का हम त्याग कर देते हैं। तो इससे भाषा में अनावश्यक विस्तार नहीं होता और भाषा हमारे लिए उपयोगी बनी रहती है। उसके बाद है स्वनिम विज्ञान भाषा विज्ञान का आधार स्तंभ है। ये हम चौथा यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं। देखिए, जो स्वनिम विज्ञान है इसको भाषा विज्ञान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी हम भाषा विज्ञान में जब प्रवेश करेंगे तो किसके माध्यम से करेंगे? स्वनिमों के माध्यम से करेंगे। इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि ये केवल प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि किसी भी भाषा का आधार स्तंभ क्या है? स्वनिम है। तो भाषा विज्ञान का आरंभ किससे हुआ? स्वनिम विज्ञान से। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे शब्द विज्ञान है, पद विज्ञान है, वाक्य विज्ञान है, अर्थ विज्ञान है, ये सब भी स्वनिम विज्ञान के कारण ही विकसित हुए हैं। क्योंकि अगर स्वनिम नहीं होगा तो इसके बाद जो पद है, वाक्य है, या उसका अर्थ हम जानने का प्रयास करते हैं वो इतनी सरलता से नहीं हो पाएगा। स्वनिमों से मिलकर ही क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द से मिलकर पद बनता है, और पद से क्या बनता है? वाक्य। और वाक्य से क्या बनेगा? भाषा। वाक्यों को एकत्रित करते ही तो एक सशक्त भाषा बनती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्वनिम विज्ञान है वो भाषा विज्ञान का आधार स्तंभ है। ये जो रचना है इसका, जैसे सबसे पहले स्वन है, स्वन के बाद क्या आता है? स्वन के बाद यहाँ पर अगर हम देखें, स्वन के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्द के मेल से पद बनता है, ये हम पहले कर चुके हैं। पद से वाक्य बनता है, और वाक्य से क्या बनता है? एक सशक्त भाषा बनती है, जिससे हमें पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है। तो इसी तरह स्वन विज्ञान काम करता है। यानी स्वन यहाँ पर सबसे प्रथम सीढ़ी है भाषा में जाने के लिए, या भाषा को जानने और समझने के लिए। उसके बाद है भाषा विशेष के आदर्श रूप का निर्माण करने में सहायक। देखिए, ये स्वनिम विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है या सबसे बड़ी उपयोगिता है कि इसके माध्यम से हम भाषा के आदर्श रूप का निर्माण कर सकते हैं। यानी हम एक ऐसी वर्णमाला का निर्माण कर सकते हैं जो कि आदर्श भाषा का निर्माण करे। इसके साथ साथ हम इस स्वन विज्ञान के माध्यम से लिपि चिन्हों को भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य है कि स्वन विज्ञान के द्वारा ही किसी भी वर्णमाला को
किसी भी भाषा की लिपि को एक व्यवस्थित रूप दिया जा सकता है, जिससे कि भाषा में जो ध्वनि संबंधी त्रुटियां हैं उनको भी दूर किया जाता है या किया जा सकता है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भाषा के आदर्श रूप का अगर हमें निर्माण करना है तो उससे हमारी भाषा की स्वन व्यवस्था सबसे मजबूत होनी चाहिए। तो इसके ये हमने यहाँ पर 5 पॉइंट बनाए हैं। इनके माध्यम से स्वनिम विज्ञान की उपयोगिता को समझाने का मैंने प्रयास किया है। और जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो आप सबसे पहले स्वनिम या स्वन का परिचय जरूर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला है कि स्वनिम क्या है। उसके बाद परिभाषाओं के माध्यम से इसे व्यक्त करें या परिभाषाओं के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करिए। देखिए, कोई भी अगर ज़्यादा नहीं तो 2 भी परिभाषा आप अगर डालते हैं तो वो आपके प्रश्न को बहुत अच्छा प्रश्न बनाने में आपकी सहायता करती हैं। और उसके बाद आप स्वनिम विज्ञान की उपयोगिता को विस्तार से बताइए। ये यहाँ पर मैंने पॉइंट बनाए हैं, आप यहाँ इनको ध्यान में रखकर इनको विस्तार से बता सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।